नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। सियासत में संभावनाओं के खत्म होने की कोई सीमा नहीं होती। राजनीतिक दल हालात और सियासी हवाओं के हिसाब से भविष्य के फैसले तय करते हैं। एक फैसला फेल होने के बाद दूसरे फैसले के लिए लंबा मंथन होता है और इस मंथन से कभी अमृत निकलता है तो कभी विष भी नसीब होता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर इन दिनों पूरे देश की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि यही वो राज्य है जो दिल्ली की गद्दी के लिए सबसे अहम माना जाता है और यहां के हालात बताते हैं कि मामला इन दिनों बहुत पेचीदा हो चुका है। दरअसल यूपी में कई सालों तक क्षेत्रीय दलों की राजनीति राष्ट्रीय पार्टियों पर हावी रही, लेकिन भाजपा के सत्ता में आने के बाद समीकरण बदल गए। अब क्षेत्रीय दलों की कोशिश भाजपा को लोकसभा चुनाव में हराने की है, लेकिन चुभने वाली बात यह है कि क्षेत्रीय दलों के पास इसके लिए कोई पुख्ता प्लान नहीं है। बसपा जहां पहले ही अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, तो सपा अभी भी गठबंधन वाली चुनौतियों में उलझी है। दरअसल समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का यूपी में गठबंधन है, लेकिन जो हालात बन रहे हैं उसके हिसाब से इस गठबंधन पर ग्रहण लग सकता है और इस संभावित ग्रहण की वजह कांग्रेस है, जिसके साथ मिलकर राष्ट्रीय लोकदल पहले भी लोकसभा चुनाव लड़ती आई है और आगे भी लड़ना चाहती है। आज गठबंधन के मामले में जयंत चौधरी का जवाब आया। उन्होंने साफ कहा कि अभी गठबंधन पर फाइनल मुहर लगना बाकी है, यानी राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ ही लोकसभा चुनाव लड़ेगी। इस पर पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। इस बीच कांग्रेस के खेमे से खबर आई कि वो यूपी के 20 सीटों पर मजबूती के साथ तैयारी कर रही है, यानी अखिलेश यादव के सामने नई मुसीबत खड़ी होने वाली है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव इस लोकसभा चुनाव में मायावती की तरह ही अकेले चुनावी मैदान में नजर आएंगे? इस पूरी खबर पर आज मैं बारीकी से विश्लेषण करूंगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। लोकसभा चुनाव के लिए कई मोर्चों पर तैयारी तेज है, लेकिन यूपी में हालात ऐसे बन गए हैं कि यहां के क्षेत्रीय दलों के बीच ही मनमुटाव की स्थिति है। जहां सपा और बसपा दोबारा एक साथ आने के लिए तैयार नहीं, तो अब सपा और राष्ट्रीय लोकदल के बीच कांग्रेस के साथ दोस्ती से लेकर नई तकरार के संकेत मिलने लगे हैं। और इस बात में कोई दो राय नहीं कि लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय लोकदल का झुकाव सपा से ज्यादा कांग्रेस की तरफ दिखाई दे रहा है, जो पश्चिमी यूपी की राजनीति में गठबंधन वाले उलटफेर का ट्रेलर है। लोकसभा चुनाव से पहले पलट गया गठबंधन का गणित। कांग्रेस करने वाली है अखिलेश के साथ नया खेला। हमारा कंसंट्रेशन पूरी तरह 80 सीटों पर है, विकल्प के रूप में भाजपा। राष्ट्रीय दल कोई अगर है, ये दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार बनाने का चुनाव है, तो सिर्फ कांग्रेस। रालोद के रुख से सपा की बढ़ी टेंशन। हमारा गठबंधन कांग्रेस से जारी है और हमारा वहां पर एक कैबिनेट मंत्री भी है और हमारा गठबंधन जारी रहेगा। हम लोग कांग्रेस के साथ मिलकर वहाँ लड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस के साथ ही मिलकर लड़ने का वहाँ माहौल है। अखिलेश यादव को जयंत का बड़ा इशारा। गठबंधन क्या होता है, उसका क्या स्वरूप है, कौन पार्टी कितनी सीट लड़ती है, थोड़ा और वक्त दीजिए, चीजें तय होंगी। पश्चिमी यूपी में सियासत का विजय पताका। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी पूरी कर रही है और सभी अस्त्रों पर हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे। गठबंधन किससे होगा ये निर्णय बाद में होगा। विरोधी दल मिलकर के एक मंच बनाने की बात कर रहे हैं, तो 2019 से पहले भी चला था। ऐसे सारे विरोधी दल जिनकी विचारधारा मेल नहीं खाती थी, वो भी इकट्ठे हुए थे। तो इकट्ठे होने के बाद में एक उन्होंने राग लापा था कि मोदी रोको, मोदी रोको, मोदी रोको। तो 2024 से भी ये करने वाले हैं। लेकिन गठबंधन पर सियासी गोलाटी। क्या अखिलेश के साथ कोई नहीं बचेगा?
बात तो चुभेगी। यूपी में अगर सभी दल अलग अलग लड़ते हैं तो इसका बड़ा फायदा भाजपा को मिल सकता है। यही वजह है कि लंबे दिनों से इस बात की चर्चा हो रही है कि भाजपा के सामने सिर्फ एक ही मजबूत उम्मीदवार उतारा जाए। लेकिन यहां चुभने वाली बात यह है कि इस फॉर्मूले पर सहमत होने के लिए अधिकतर दल राजी नहीं। इस बीच आज कांग्रेस के खेमे से ऐसी खबर आई जो अखिलेश यादव की परेशानी बढ़ा सकती है। 2024 में दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होगा, इसका फैसला बहुत हद तक यूपी पर निर्भर है। और इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूपी की 80 सीटों पर गठबंधन का गणित कैसा रहने वाला है। एक तरफ जहां बसपा पहले ही अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, तो वहीं सपा की स्थिति अभी तक पूरी तरह साफ नहीं। क्योंकि सपा जहां कांग्रेस से दूरी बनाकर रखना चाहती है, तो उसकी सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल कांग्रेस से बैर करने के मूड में बिल्कुल नहीं। इसका इशारा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी पहले ही दे चुके हैं। ऐसा है कि अभी उत्तर प्रदेश में आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है सपा का, और अभी अखिलेश यादव ने भी कहा है कि जो पार्टियां बड़ी हैं जिन राज्यों में, कांग्रेस को उनको आगे करना चाहिए। तो वो बात बिल्कुल सही है, और कांग्रेस को भी सोचना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना तो 1 to 1 करना होगा। और उत्तर प्रदेश में 80 MP हैं, तो उत्तर प्रदेश में बिना जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बिना तो कोई गठबंधन संभव नहीं है। कई बार पार्टी के नेता अपने मन की बात कह जाते हैं, लेकिन रालोद और कांग्रेस के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं। क्योंकि जयंत चौधरी ने भी ये कहकर हलचल बढ़ा दी कि 24 के चुनाव में गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, ये अभी फाइनल नहीं है। यानी अगर सपा ने कांग्रेस को साथ लेने में आनाकानी की, तो पश्चिमी यूपी की तस्वीर बदल सकती है। पार्टी तो लड़ेगी ही, और गठबंधन क्या होता है, उसका क्या स्वरूप है, कौन पार्टी कितनी सीट लड़ती है, थोड़ा और वक्त दीजिए, चीजें तय होंगी। जयंत चौधरी इन दिनों समरसता अभियान चला रहे हैं, पश्चिमी यूपी में पार्टी की जमीन मजबूत कर रहे हैं, और गठबंधन को लेकर उनका ऐसा बयान सियासत में नई तपिश पैदा कर रहा है। उधर कांग्रेस भी यूपी की करीब 20 सीटों पर फोकस कर रही है, जहां वो 2014 या 2019 में दूसरे नंबर पर रही थी, या फिर उसे 1 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। विकल्प के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय दल कोई अगर है, ये दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार बनाने का चुनाव है, तो सिर्फ कांग्रेस है। और आज हमारा परंपरागत मतदाता हमसे वापस आया है। दूसरी बात, कर्नाटक का परिणाम और हिमाचल का परिणाम ये गवाही दे रहा है कि कांग्रेस ही भाजपा को पराजित कर सकती है, वरना दूसरे दल सिर्फ भाजपा की मदद करते हैं। कांग्रेस पार्टी लोकसभा के उत्तर प्रदेश की सारी सीटों पर, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने बीच के चुनावों को छोड़कर विधानसभा के बाद टोटल संगठन पर फोकस किया। हमने अपने संगठन का नवनिर्माण किया, और हम पूरी ताकत के साथ लोकसभा की सारी सीटों पर मजबूती के साथ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस जिन सीटों पर मजबूती के साथ तैयारी कर रही है, उसमें अवध और पूर्वांचल की ज्यादातर सीटें हैं। ऐसे में अगर रालोद के साथ उसका गठबंधन बरकरार रहता है, तो पश्चिमी यूपी की कुछ सीटों पर भी वो मजबूती से दावा ठोक सकती है। रालोद और कांग्रेस ने अपनी मंशा तो जाहिर कर दी है, अब सवाल सपा के सामने है कि आखिर वो क्या करेगी। क्योंकि अगर सोच समझकर फैसला नहीं लिया गया, तो लोकसभा चुनाव में अखिलेश अलग थलग दिखाई दे सकते हैं। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी पूरी कर रही है, और सभी सीटों पर हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे। गठबंधन किससे होगा ये निर्णय बाद में होगा, लेकिन 80 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सियासत में कुछ भी संभव है। ऐसे में भावी गठबंधन को लेकर भाजपा ने अभी से ही विरोधियों को पुराने नतीजे याद दिलाने शुरू कर दिए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, राजनीति की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है उत्तर प्रदेश। 2014 के बाद चुनाव में सपा ने कभी कांग्रेस तो कभी बसपा समेत छोटे दलों से कई गठबंधन किए, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता के सामने सब गौण साबित हुए। कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से सरकार चल रही है, जिस तरह से विकास के काम हुए हैं, जिस तरह से देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ है, तब मैं कहूँगा कि आने वाले समय में जब भी चुनाव होगा, तो 135 करोड़ जनता का आशीर्वाद जैसे 2019 में मिला था, उसी प्रकार से 142 करोड़ देश की जनता का आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से मिलेगा।
लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल का वक्त बचा है और सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये बात सच है कि अखिलेश यादव राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में गैर कांग्रेसी गठबंधन की तैयारी में जुटे हैं, जिसमें उनके साथ केसीआर, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेता दिखाई देते हैं। और हर दूसरे दिन इन विपक्षी दलों की मुलाकात की तस्वीर भी सामने आती रहती है। आज अरविंद केजरीवाल अपनी टीम के साथ कोलकाता पहुंचे थे, जहां ममता बनर्जी के साथ उनकी मुलाकात हुई। इसी तरह की मुलाकात अखिलेश भी कोलकाता जाकर कर चुके हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि ममता बनर्जी या फिर केसीआर से मुलाकात कर लेने से यूपी की जमीन पर सपा कितनी मजबूत हो पाएगी। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। यूपी के निकाय चुनाव में भले ही कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन ना कर पाई हो, लेकिन उसके नतीजों से सबक लेकर अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जरूर जुट गई है। वैसे तो यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं, लेकिन कांग्रेस का फोकस करीब 20 सीटों पर है। ये वो 20 सीटें हैं जहां 2014 और 2019 में कांग्रेस पहले या दूसरे नंबर पर रही, या फिर उसे 1 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं। ये सीटें कौन सी है, पहले मैं आपको ये बता देता हूं। किन सीटों पर कांग्रेस को उम्मीद है? 2019 लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, अमेठी में राहुल गांधी दूसरे नंबर पर रहे थे, फतेहपुर सीकरी में राज बब्बर दूसरे नंबर पर रहे थे, कानपुर में श्री प्रकाश जायसवाल दूसरे नंबर पर रहे थे, लखनऊ, बाराबंकी, संत कबीर नगर में तीसरे नंबर पर कांग्रेस थी, धौरहरा, उन्नाव, अकबरपुर में तीसरे नंबर पर पार्टी थी, गाजियाबाद और हमीरपुर में भी तीसरे नंबर पर रही। सहारनपुर में कांग्रेस को 2 लाख से ज्यादा वोट मिले थे 2019 के चुनाव में। वाराणसी, लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी में 1.5 लाख से ज्यादा वोट कांग्रेस को मिले थे। आगे बढ़ते हैं। अब सबके मन में यह सवाल है कि अखिलेश यादव के गठबंधन का लोकसभा चुनाव में क्या होगा? क्या जयंत चौधरी अखिलेश का साथ छोड़कर कांग्रेस के साथ चले जाएंगे? और अगर ऐसा हो गया तो अखिलेश यादव यूपी के सियासी मैदान में क्या अकेले ही डटे रहेंगे? ऐसा क्यों है, इसके पीछे भी वजह मैं आपको समझाता हूं। जी हां, 2022 की लड़ाई अब देख सकते हैं। यूपी के कई क्षेत्रीय दलों को अखिलेश यादव ने साथ में जोड़ा था। चुनाव हारने के साथ ही गठबंधन में फूट पड़ना शुरू हुई। ओपी राजभर के साथ मनमुटाव हुआ, गठबंधन टूटा। महान दल के केशव देव मौर्य की अगर बात करें तो उन्होंने भी खुद को अलग किया। जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के संजय चौहान की राह भी अलग हो गई। अपना दल के साथ भी मनमुटाव की खबरें बीच बीच में आती रहती हैं। मजबूत पार्टियों में सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल ही सपा के साथ है। लोकसभा चुनाव से पहले यह गठबंधन भी मुश्किल में आ सकता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल कांग्रेस के साथ गठबंधन चाहती है और इसके लिए वो समाजवादी पार्टी के नेताओं से बात करने की बात भी कह रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल के नेता। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव में बसपा की भूमिका भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि बसपा अभी से ऐसी स्थिति में है जो भले ही अपना गेम ना बना पाए, लेकिन दूसरों का समीकरण जरूर बिगाड़ सकती है। इस बीच आज मायावती ने एक बार फिर कांग्रेस पर चुभने वाला हमला बोला। मायावती ने कांग्रेस को दलित और मुस्लिम मोर्चे पर घेरा। यह बात इस वजह से अहम है क्योंकि निकाय चुनाव में कांग्रेस ने मुस्लिम और दलित मोर्चे पर चौंकाने वाला प्रदर्शन किया था। खासकर पश्चिमी यूपी में कांग्रेस ने कई सीटों पर सपा और बसपा को पीछे छोड़ दिया। इसे इस बात से समझिए कि नगर निगम की लड़ाई में कांग्रेस शाहजहांपुर और मुरादाबाद में दूसरे नंबर की पार्टी बनी। मायावती ने कहा, दलित और मुस्लिम समाज को सत्ता में भागीदारी के लिए सजग हो जाना चाहिए। कर्नाटक में दलित और मुस्लिम समाज ने एकजुट होकर कांग्रेस को जिताया, लेकिन सरकार के गठन में दोनों वर्गों की उपेक्षा की गई। कांग्रेस अपने बुरे समय में दलित और मुस्लिम समाज को याद करती है, पर सत्ता मिलते ही दलित और मुस्लिम समाज के लोगों को दरकिनार कर देती है। हालांकि मायावती के इन आरोपों के इतर एक तथ्य ये भी है कि कर्नाटक सरकार में 4 मंत्री SC/ST वर्ग से आते हैं, 3 मंत्री SC वर्ग से, जबकि 1 मंत्री ST वर्ग से। मुस्लिम समाज से आने वाले जमीर अहमद खान को भी मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद दलित समाज से आते हैं, जबकि यूपी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी भी दलित समाज से। यहीं से सवाल उठ रहा है कि बसपा अध्यक्ष मायावती कांग्रेस को दलित और मुस्लिम विरोधी कहकर क्या संदेश देना चाहती हैं? मायावती जी ने बासी कड़ी उबाल कर आज परोसी है। जो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान 2 दिन से आ रहे थे, मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में वो बयान आज दिया है। मायावती जी की पार्टी जो मिशन के आधार पर बनी थी, मायावती जी उस पार्टी को दफन कर रही हैं
और उन्हें इस बात का ज्ञात होना चाहिए कि जो उन्होंने कर्नाटक के लिए कहा है कि दलित और मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को एकजुट होकर वोट दिया था, जहां पर उनकी पार्टी थोड़ा बहुत बची है, उत्तर प्रदेश के 2024 में भी यही लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बसपा को नोटा से भी कम वोट मिले। जहां नोटा पर 0.69% वोट पड़े तो बसपा को सिर्फ 0.31% वोट मिले। वहीं 2018 की तुलना में भी इस बार बसपा का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। 2018 में बसपा ने कर्नाटक की एक सीट पर कब्जा जमाया था, जबकि इस बार एक भी सीट बसपा के खाते में नहीं गई। माना जा रहा है कि कांग्रेस पर मायावती के दलित और मुस्लिम अटैक के पीछे कर्नाटक चुनाव के नतीजे बड़ी वजह है। बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन गई है। अब पूरे देश में जो गैर भाजपाई दल हैं वो सब दल एक साथ मिल करके महागठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेंगे। हम सब लोगों का ये लक्ष्य है कि गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोका जाए। अब बसपा के सामने समस्या ये है कि अगले साल लोकसभा चुनाव है और निकाय चुनाव से लेकर कर्नाटक तक के नतीजे उसके लिए निराशा का संदेश लेकर आए। ऐसे में बसपा बूथ स्तर पर बदलाव की ओर कदम बढ़ा रही है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने यूपी में सभी बूथों पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं। बूथ स्तर पर कमेटियों में बदलाव की बात कही गई है। पार्टी विरोधी नेताओं पर कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा बसपा की कोशिश बूथ स्तर पर युवाओं को जोड़ने की है। मतलब 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बसपा की रणनीति निकाय चुनाव से इतर सोशल इंजीनियरिंग के नए फॉर्मूले पर आगे बढ़ने की है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी को कई मोर्चों पर एक साथ झटका लगा था। पार्टी को जहां सभी नगर निगम में हार मिली तो बगावत की खबरों ने भी अखिलेश यादव की परेशानी में इजाफा कर दिया। लेकिन अब खबर है कि अखिलेश यादव पार्टी के साथ नाइंसाफी करने वालों पर एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या अखिलेश यादव उन सांसद और विधायकों पर भी एक्शन लेंगे जिन्होंने पार्टी प्रत्याशी को छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। तैयारी भले लोकसभा चुनाव की हो रही हो, लेकिन निकाय चुनाव के नतीजे अभी भी समाजवादी पार्टी का पीछा नहीं छोड़ रहे। निकाय चुनाव में सपा सभी 17 नगर निगमों में मुंह के बल गिर गई। कई जगह पार्टी प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई और अब इस हार के कारण को तलाशने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वैसे तो सपा की हार की कई वजहें खुले तौर पर सामने हैं, जैसे चुनाव के दौरान संगठन की निष्क्रियता सवालों के घेरे में रही। मेहनती और मजबूत कार्यकर्ताओं की जगह पार्टी ने कई जगहों पर करीबियों को टिकट थमा दिया। कानपुर और मेरठ में विधायक की पत्नियों को चुनाव मैदान में उतार दिया और बिना सामाजिक समीकरण को समझे कई जगह प्रत्याशियों का चुनाव किया गया। हार की वजह तलाशी जाएगी तो सवाल नीचे से ऊपर तक उठेंगे, लेकिन फिलहाल संगठन का जोर बागियों पर कार्रवाई को लेकर है। दरअसल लखनऊ समेत कई ऐसी जगहें रहीं जहां पार्टी को भीतरघात से नुकसान पहुंचा। नतीजा ये रहा कि शहरी क्षेत्रों में सपा का प्रदर्शन पिछली बार से भी पिछड़ गया। लखनऊ में 2017 में सपा ने 34 वार्ड जीते थे, जो इस बार सिर्फ 21 हो गए। वहीं गांव में भी सपा अपने पुराने प्रदर्शन को दोहरा नहीं सकी। चर्चा है कि सपा 29 तारीख के बाद कभी भी बागियों पर बड़ा एक्शन ले सकती है। जिन नेताओं ने पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार किया, उसकी रिपोर्ट जिला स्तर से मंगवाई जा रही है। नगर निकाय के चुनाव में जिन लोगों ने बागी हो करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को हराने का काम किया है, उनकी रिपोर्ट मंगवाई जा रही है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस पर शीघ्र ही निर्णय करेंगे। एक सवाल ये भी है कि क्या सपा निष्पक्षता से इस मामले में कार्रवाई करेगी, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो पार्टी के ही कई विधायक और सांसद सवालों के घेरे में आ जाएंगे। 29 मई को जब लखनऊ में अखिलेश यादव निकाय चुनाव के नतीजों की समीक्षा करेंगे तो मेरठ का मुद्दा उनके सामने जरूर उठेगा। मेरठ में बगावत करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा रही है। सपा प्रत्याशी सीमा प्रधान के लिए बड़े नेताओं ने प्रचार तक नहीं किया। रफीक अंसारी और शाहिद मंसूर कहीं भी प्रचार करते नहीं दिखे। यही वजह रही कि सपा से आगे यहाँ AIMIM का प्रत्याशी रहा।
इसे लेकर सपा जिला अध्यक्ष ने रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। सपा विधायकों की बगावत के कई साक्ष्य भी बैठक के दौरान पेश किए जा सकते हैं। इनमें एक साक्ष्य सपा विधायक रफीक अंसारी का वो वीडियो है जिसमें वो मेरठ के वार्ड नंबर 77 से सपा प्रत्याशी के बजाय निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन करते दिखाई दिए। एक तरफ समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी और एक तरफ आपका भाई, मेरा भाई मुस्तफा भाई, दोनों में तराजू में तोला मैंने। साथियों, जब गिरता है तो अपनी तरफ को गिरता है भाई, तो भाई का वजन भारी लगा और मैं इसलिए मुस्तफा भाई के लिए अपील कर रहा है। सिर्फ मेरठ ही नहीं, संभल में भी इसी तरह की बगावत वाली कहानी सामने आई थी, जहां सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने खुलेआम सपा प्रत्याशी के विरोध की बात कही थी। यानी अगर सपा ने भीतरघात करने वालों पर एक्शन लेना शुरू किया तो पार्टी के ही कई विधायक और सांसद लपेटे में आ जाएंगे। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए सबकी अपनी अपनी तैयारी है। कोई विपक्षी एकता की तस्वीर को मजबूत कर रहा है तो कोई अकेले ही भाजपा को हराने के इरादे से उतर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वो भाजपा है जिसने न सिर्फ दिल्ली की कुर्सी पर तीसरी बार काबिज होने का मजबूत प्लान तैयार किया है, बल्कि यूपी की सभी 80 सीटों पर कमल खिलाने की भी तैयारी है। आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में बड़ी बैठक की, तो आने वाले दिनों में भाजपा का ओबीसी मोर्चा यूपी में बड़े कार्यक्रम की तैयारी शुरू करने वाला है। प्रदेश नेतृत्व ने कार्यक्रम तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व से मंत्रियों का समय मांगा है। यानी मोदी सरकार के 9 साल पूरे होते ही भाजपा 24 को लेकर शंखनाद कर देगी। पहले चरण में हर लोकसभा क्षेत्र के किसी एक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 10,000 लोगों की एक रैली का आयोजन किया जाएगा। इसमें स्थानीय सांसद, विधायक और अन्य प्रतिनिधि शामिल होंगे। रैली को प्रदेश या केंद्र सरकार के मंत्री या फिर पार्टी पदाधिकारी संबोधित करेंगे। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता ने निकाय के चुनाव में भरपूर आशीर्वाद दिया, सभी निगम भारतीय जनता पार्टी जीती और उसके बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने 2024 के चुनाव को लक्षित करते हुए अपनी तैयारी को युद्ध स्तर पे अभी से प्रारंभ कर दिया है। भाजपा की कोशिश हर मोर्चे पर खुद को मजबूत करने की है। यूपी में ओबीसी वोटर की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में ओबीसी मोर्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है। 29 मई को लखनऊ में भाजपा के ओबीसी मोर्चा की बैठक होने वाली है। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल होंगे। ओबीसी मोर्चा अपनी तरफ से हर विधानसभा सीट पर सम्मेलन आयोजित करेगा। ओबीसी मोर्चे की प्रदेश की बैठक हमने 29 मई को आहूत की है लखनऊ के प्रदेश कार्यालय में। हम आगामी 1 महीने के पूरे अभियान की योजना बनाने वाले हैं। हमारा प्रयास होगा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, महामंत्री शंकर श्रीनिवास धर्मपाल जी का हम सबको मार्गदर्शन मिला था कार्यकर्ताओं को कि मोर्चे के माध्यम से भी हमें उत्तर प्रदेश की सभी लगभग 403 सीटों पर सम्मेलन करके पिछड़े वर्गों के बीच में भारतीय जनता पार्टी का विचार और सरकार की उपलब्धियों को लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए लेकर जाना है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि यूपी की सियासत का एक सिरा जातीय समीकरणों की राजनीति से बंधा हुआ है।
ऐसे में जैसे ही भाजपा का ओबीसी मोर्चा एक्टिव हुआ, सपा ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। पिछड़ों को ये बात मालूम हो गई है कि नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उनका आरक्षण समाप्त करने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए पिछड़े वर्ग की मीटिंग कर रही है, लेकिन अब पिछड़े वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के किसी झांसे में आने वाले नहीं हैं। 2014 के बाद से यूपी में ओबीसी वर्ग का मतदाता भाजपा की तरफ ज्यादा झुका हुआ दिखाई दिया है। जिस पूर्वांचल में ओबीसी वर्ग की राजनीति बहुत ज्यादा हावी है, वहां भी भाजपा ने अपना दल एस और निषाद पार्टी के साथ गठबंधन कर अपनी जमीन मजबूत बना रखी है। माना यही जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर कोई फसाद नहीं होगा। देखिए, हम तो मांगते हैं नहीं, हम लोग तो बस जैसे त्रेता में भगवान राम ने गले लगाया निषाद राज को, मिल के दोनों ने रावण राज खत्म किया, उसी तरीके से निषाद राज के वंशज के बेटे को गले लगाया भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी ने। तो हमें गर्व की बात है कि पिछली सरकारों में हम कुछ लोग मांगने जाते थे तो डंडे खाते थे, गोलियां खाते थे, फर्जी मुकदमे झेलते थे। आज इस सरकार में मांगने जब पहुंचते हैं तो अपने आप जो हम समस्या है उसके समाधान के लिए मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी सब मिलते हैं। अब सवाल समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के सामने है कि वो कैसे पूर्वांचल में इस तिकड़ी के चक्रव्यूह को भेद पाते हैं। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले राहुल गांधी इस बार एक तस्वीर को लेकर चर्चा में है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा करने वाले राहुल गांधी ने इस बार ट्रक यात्रा की। राहुल गांधी की ट्रक यात्रा दिल्ली से चंडीगढ़ तक की रही। इस दौरान रास्ते में रुककर राहुल गांधी ने ट्रक ड्राइवर से बात की। राहुल की इस यात्रा को कांग्रेस ने जन की यात्रा बताया, जिसे पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के जवाब के रूप में दिखाने की कोशिश हो रही है। ट्रक में सवार राहुल गांधी की ये तस्वीर सुर्खियों में है। दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच राहुल गांधी की ट्रक वाली सवारी पर सियासत एक नई दिशा में चल निकली है। यह तस्वीर रात की है, जब राहुल गांधी दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए ट्रक पर सवार हो गए। इस सफर के दौरान राहुल गांधी ने कई ट्रक ड्राइवर से बात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस तस्वीर में एक टिन शेड के नीचे राहुल गांधी कई लोगों के बीच बैठे दिखाई दे रहे हैं। इसी तस्वीर को लेकर अब कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी की जननायक वाली छवि गढ़ने की कवायद तेज हो गई है। दरअसल कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में लिखा गया है, जननायक राहुल गांधी ट्रक ड्राइवर्स की समस्या जानने उनके बीच पहुंचे। राहुल गांधी ने उनके साथ दिल्ली से चंडीगढ़ तक का सफर किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की सड़कों पर करीब 90 लाख ट्रक ड्राइवर्स हैं। इनकी अपनी समस्याएं हैं। इनके मन की बात सुनने का काम राहुल गांधी ने किया। मतलब ये कि ट्रक ड्राइवर्स के बीच राहुल गांधी की उपस्थिति को कांग्रेस ने सीधे तौर पर पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के बराबर ला खड़ा किया है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक और तस्वीर ट्वीट की गई है। इस ट्वीट में राहुल गांधी की ट्रक की सवारी और पीएम मोदी की हवाई जहाज वाली तस्वीर को साथ में जोड़ा गया है। इस तस्वीर के जरिए कांग्रेस ने संदेश दिया है कि वो धन की बात करते हैं, हम जन की बात करते हैं। राहुल गांधी की ट्रक से चंडीगढ़ यात्रा के अलावा एक तस्वीर और आई है। ये तस्वीर अंबाला की है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी चंडीगढ़ से सीधे अंबाला पहुंचे थे। वहां उन्होंने गुरुद्वारा मंजी साहिब में मत्था टेका। सुबह सुबह में पता चला कि श्री राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के लीडर हैं और वो आज सुबह यहाँ पे 5:30 बजे आए। उन्होंने मत्था टेका बड़ी श्रद्धा भावना के साथ और किसी को भी हमें पता नहीं था और हमें तो अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला है और उनको भी फिर उन्होंने नमस्कार की, मत्था टेका। उनको यहाँ के हेड ग्रंथी साहब ने सिरोपा भी डाला है। बताया जा रहा है कि अंबाला में मंजी साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेकने के बाद राहुल गांधी शिमला के लिए रवाना हो गए। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और धरने पर बैठे खिलाड़ियों के बीच जुबानी जंग बढ़ती जा रही है। कल तक दोनों ओर से नार्को टेस्ट का चैलेंज दिया जा रहा था। अब ब्रजभूषण शरण सिंह ने विनेश फोगाट का नाम लेकर चुभने वाला हमला बोला है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने भगवान राम के वनवास का जिक्र कर
विनेश फोगाट को मंथरा बता दिया। वहीं धरने पर बैठे पहलवानों ने साफ कर दिया कि जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई नहीं होती धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इस बीच जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद ने भी पहलवानों के समर्थन में आवाज उठाई। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि जो तमाम खिलाड़ी हैं वो धरने पर हैं। ये आज ही की तस्वीरें, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं धरना स्थल की तस्वीरें हैं। और इन खिलाड़ियों को समर्थन देने की बात अगर कहें तो जयंत चौधरी ने भी आज एक समर्थन में बयान दिया। इसके अलावा भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी समर्थन दिया है तमाम पहलवानों को। और वहीं दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर से पहलवानों पर तीखा जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा, विनेश फोगाट को मंथरा तक उन्होंने कह डाला है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने भगवान राम के वनवास का जिक्र कर विनेश फोगाट को यह बात कही। वहीं धरने पर जो पहलवान बैठे हैं उन्होंने एक बार फिर साफ किया कि वो अपना धरना तब तक जारी रखेंगे जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती। वहीं दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह बार बार ये कह रहे हैं कि इस तरह की का जो ये धरना है, ये धरना राजनीति से प्रेरित है। उनके खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र को कुछ उद्योगपतियों ने और कुछ राजनीतिक दलों के लोगों ने मिलकर अंजाम दिया है। और वो बार बार कहते हैं, कल भी उन्होंने बात कही और आज भी इस बात को दोहराया कि अगर उनके ऊपर तमाम आरोप साबित हो जाते हैं तो वो फांसी पर लटकने को तैयार है। ये ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान है। वहीं दूसरी तरफ खिलाड़ी कह रहे हैं कि हम अपना ये विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे और तब तक जारी रहेगा जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती ब्रजभूषण शरण सिंह पर। को लगता है कि नार्को टेस्ट से सच्चाई सामने आ जाएगी तो मैं उसके लिए तैयार हूं। यौन शोषण के आरोपों पर जुबानी नूरा कुश्ती हर नए दिन के साथ नया तूफान लेकर आ रही है। पहले धरने पर बैठे खिलाड़ियों ने नार्को टेस्ट की मांग उठाई तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने चुनौती स्वीकार करने में देर नहीं की। इसके साथ ही ब्रजभूषण ने खिलाड़ियों को भी नार्को टेस्ट कराने का चैलेंज दे दिया। इनको लगता है कि नार्को टेस्ट से सच्चाई सामने आ जाएगी तो मैं उसके लिए तैयार हूं। हाँ, जितने लोगों ने भी आरोप लगाए हैं इनके साथ और बजरंग पूनिया और विनेश और जिन जिन खिलाड़ियों ने आरोप लगाए हैं और हम कल शाम को ब्रजभूषण जी ने एक बयान दिया कि भाई मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ। हमने तो पहले ही बोल दिया था कि भाई खिलाड़ी तैयार है, उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए। उन्होंने सिर्फ दो ही नाम लिए कि विनेश का और बजरंग का नार्को टेस्ट होना चाहिए। जिन्होंने 7 लड़कियों ने जो कंप्लेंट दी है उनका भी तो होना चाहिए ना। लेकिन कुश्ती खिलाड़ियों और ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच जुबानी जंग यहीं नहीं रुकी। गोंडा से मऊ पहुंचे ब्रजभूषण ने आरोपों की किताब से छुआछूत वाला एंगल उछाल दिया। ये जो मुकदमा है ये बैड गुड छुआछूत का मुकदमा है, छुआछूत का मुकदमा है। सही छुआ कि गलत छुआ। ब्रजभूषण ने इसके बाद तो धरने पर बैठे कुश्ती खिलाड़ियों के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया। ब्रजभूषण के नार्को टेस्ट चैलेंज पर कुश्ती खिलाड़ी बजरंग पुनिया ने कहा था कि टेस्ट कैमरे के सामने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होना चाहिए, जिस पर सोमवार को एबीपी गंगा पर बात को चुभेगी सवालों का जवाब देते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वो कैमरे के सामने नार्को टेस्ट के लिए तैयार है। ब्रजभूषण जी एक बात खिलाड़ियों ने और कही है, मेरी एक बार फिर मैं आपकी बात सुनूं। उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग भी नार्को के लिए तैयार है लेकिन इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, ये मांग भी की है बजरंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अरे मैं भी तैयार हूं, मैं भी तैयार हूं। हेलो जी, मैं भी तैयार हूं, लेकिन ये टेस्ट कैसे होगा इसकी जिम्मेदारी इनकी है, क्योंकि मैंने मांग नहीं की है, इन्होंने मांग की है। कपिल साहब, सिब्बल साहब इनके बड़े नेता हैं। मैं कहना चाहता हूं जिन 9-10 खिलाड़ियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है वो अपनी सहमति दे देंगे। अब धरने पर बैठे कुश्ती खिलाड़ियों और ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच जारी जुबानी जंग अलग ही दिशा में मुड़ गई है। यौन शोषण के आरोपों पर ब्रजभूषण ने रामायण के राम वनवास वाला पन्ना पलट दिया है। तर्क है जैसे भगवान राम के वनवास में मंथरा का रोल था, उनके मामले में ये भूमिका धरने पर बैठी महिला रेसलर विनेश फोगाट की है। मंथरा में कुछ रोल प्ले किया था
कैकेयी ने कुछ रोल प्ले किया था, वैसे दिनेश फोगाट मेरे लिए मंथरा बनकर के आए। ये मेरे लिए मंथरा बनकर के आई। पहली बार हजारों बलवान थे, इस बार 3 पति 3 पत्नी, 3 पति 3 पत्नी। इस बीच 23 अप्रैल से धरने पर बैठे कुश्ती खिलाड़ियों ने आरोप लगाया है कि यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह को हीरो बनाया जा रहा है। बजरंग पुनिया ने एक बार फिर दो टूक कहा है कि वो नार्को टेस्ट के लिए तैयार है। तो नार्को टेस्ट की बात किसने की थी? किसने की थी? खिलाड़ियों ने की थी सबसे पहले। उसको क्यों इतना हीरो बना रहे हो आप लोग? आप कह रहे हैं कि लाइव टेस्ट के लिए तैयार है पूरी तरीके से, फिर करवा दो ना, वो तैयार है तो करवाओ उसका। हालांकि इस मामले में जब रेसलर साक्षी मलिक से सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, जबकि उनके पति सत्यव्रत कादियान ने कहा, हम नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट में अर्जी देने को तैयार हैं। तो भैया दे दीजिए, वो एफिडेविट कोर्ट में वो डालेंगे। हम तो स्टार्टिंग से हर लीगल कार्रवाई के लिए तैयार हैं, हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। वो अपनी ओर से जो भी है उनको करना है, लीगल करो, लाइव करो, कुछ भी करो। हम स्टार्टिंग से यहाँ हर प्रकार की जांच, हर प्रकार के टेस्ट के लिए तैयार बैठे। इस बीच ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई की मांग को लेकर कुश्ती खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं ब्रजभूषण पर कार्रवाई न होने को लेकर विपक्ष ने भाजपा सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी न होने पर चुभने वाला हमला बोला है। कानून में नार्को टेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है और कहीं भी जो दोषी होता है कुछ मांग नहीं कर सकता कि आप पहले नार्को करें तब मैं नार्को करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो एक पंचायत हुई, महम 24 ने एक निर्णय लिया। आप मुझसे पूछें तो ये मांग हमें उठानी ही नहीं चाहिए। कानून तो कहता है गिरफ्तार करो, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? जाहिर है दोनों ओर से जुबानी जंग जारी है, लेकिन यौन शोषण के आरोपों पर कार्रवाई की शक्ल में कोई नई तस्वीर बनते नहीं दिखी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो। वहीं उत्तराखंड में सड़क पर मौजूद मजारों को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है। इस बीच कुछ ऐसे ही हालात अब यूपी में भी नजर आने लगे हैं। दरअसल गाजियाबाद में सड़क किनारे बनी मजारों को लेकर भाजपा विधायक सुनील शर्मा ने सीएम योगी को पत्र लिखा। इस पत्र में अवैध रूप से मजार बनाकर सरकारी जमीन पर कब्जे की बात कही गई है, जिस पर विपक्ष ने एक सुर में भाजपा पर हमला बोला। कहीं रोड के किनारे पर, कहीं रोड के बीच में मजारों की ये तस्वीरें सियासत में टकराव का नया संदेश लेकर आई हैं। उत्तराखंड के बाद यूपी में भी मजारों का मसला चर्चा के केंद्र में है। गाजियाबाद के साहिबाबाद से विधायक सुनील शर्मा ने मजारों के जरिए अवैध कब्जे पर सीएम योगी को पत्र लिखा है। इस चिट्ठी में कहा गया है कि मजार बनाकर सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, ट्रैफिक व्यवस्था को बाधित किया जा रहा है। ये मजार के नाम पर सरकारी ज़मीन कब्जाने का कुछ लोगों ने धंधा बनाया हुआ है। मजार किसी भी धर्म के अनुसार उसको मान्यता नहीं है, ना हिंदू धर्म में है ना इस्लाम में। लेकिन कुछ जिहाद, ये मजार जिहाद इसको हम लोग कहेंगे कि ऐसी जगह पर बनाते हैं जहाँ मार्ग अवरुद्ध होते हों। मेरे यहाँ गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन चौराहा है, उस पर फ्लाईओवर बना, फ्लाईओवर के बिल्कुल मुहाने पर मजार बना दिए। विधायक सुनील शर्मा की ओर से सीएम योगी को लिखे गए पत्र में 3 मजारों का जिक्र किया गया है। इनमें पहली मजार मुरादनगर से गाजियाबाद के रास्ते में है, जो कि सड़क के बीच में है। दूसरी मजार वसुंधरा के रास्ते में है। इस मजार के ऊपर से रेलवे लाइन भी गुजरती है, जबकि तीसरी मजार हिंडन एयरबेस की ओर जाने वाली सड़क के किनारे है। इन्हीं मजारों पर भाजपा विधायक सुनील शर्मा की आपत्ति ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। सपा और कांग्रेस ने एक सुर में भाजपा पर चुभने वाला हमला बोला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहती है और बहुत सारी ऐसे जो मज़ारें हैं जहां पर मुसलमानों से अधिक हिंदू लोग वहां पर जाने का काम करते हैं, तो ये हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक भी हैं और वहाँ पर
कोई भी धर्म जाति की बात नहीं होती है। एक जो भारतीय जनता पार्टी का सेट एजेंडा है, जिस एजेंडे के बिना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खाने नहीं पचते हैं, तो मुझे लगता है मज़ार, मंदिर, मस्जिद ऐसे बयान देकर भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आप को चर्चा में रखना चाहते हैं। निश्चित रूप से जो सुप्रीम कोर्ट के एक्ट हैं, उस एक्ट के हिसाब से धार्मिक स्थलों को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन है। जो मजार पुरानी चलती आ रही है और लोगों की आस्था वहाँ जुड़ी हुई है, लोग वहाँ माथा टेकने जाते हैं, तो कोई भी एक्शन लेने से पहले या कोई भी कार्रवाई सुनिश्चित होने से पहले ये जरूर जांच करा लेनी चाहिए कि मजार कितनी पुरानी बनी हुई है, उसके साथ कितने लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उसके बाद कोई कदम उठाया जाना। साफ है कि मजारों को लेकर धर्म वाली सियासत आकार ले रही है। इधर योगी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने दो टूक कहा है कि अगर कब्जा अवैध है तो मजारों को भी हटना होगा। कि जब से योगी जी का नेतृत्व उत्तर प्रदेश की जनता को मिला है, अवैध कब्जों में कमी आई है, अवैध कब्जे हटे हैं। फिर भी यदि किसी मज़ार वगैरह का मुद्दा उन्होंने उठाया होगा तो शायद उनकी जानकारी में होगा। यदि अवैध कब्जा चाहे मज़ार के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से हटना चाहिए तो हटेगा। नरेंद्र कश्यप का संदेश और संकेत बिल्कुल साफ है कि आने वाले दिनों में अवैध रूप से बनी मज़ारों पर कार्रवाई शुरू हो सकती है, ठीक वैसे ही जैसे उत्तराखंड में अवैध रूप से बने धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई हो रही है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर से जुड़े 8 मामलों की सुनवाई अब एक साथ होगी। आज हिंदू पक्ष की ओर से दी गई याचिका पर जिला अदालत ने बड़ा फैसला लिया। जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में पूजा और पूजा के अधिकार से जुड़े 8 मामलों को एक जैसा माना, जिस पर जिला अदालत ने सभी की सुनवाई एक साथ करने का फैसला किया है। हालांकि कोर्ट के फैसले पर हिंदू पक्ष की भी बंटा नजर आ रहा है। विश्व वैदिक सनातन संघ ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का फैसला किया। ज्ञानवापी मस्जिद एक बार फिर चर्चा में है। इस बार चर्चा ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े अलग अलग मामलों की एक साथ सुनवाई की है। जिला अदालत ने ज्ञानवापी से जुड़े 8 मामलों की एक साथ सुनवाई का फैसला लिया है। फैसला बहुत अच्छा आया है। सारे मुकदमों को, जो 8 मुकदमे हैं, उसको एक साथ करते हुए राखी सिंह वगैरह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार वगैरह, जिनमें दौरान कमिश्नर शिवलिंग प्रकट हुए हैं, लीडिंग फाइल के रूप में उसको रखा गया है। ये बहुत अच्छा है। ऐसे फैसला का सम्मान करना चाहिए। न्यायालय द्वारा विधि सम्यक और अच्छी फैसला की गई, जिससे मुकदमे की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके। हालांकि कोर्ट के इस फैसले पर अब हिंदू पक्ष में ही 2 गुट नजर आ रहे हैं, लेकिन पहले समझिए कि वो 8 केस कौन से हैं जिनकी सुनवाई एक साथ होगी। इनमें पहला केस श्रृंगार गौरी का है। इस मामले में दायर याचिका में श्रृंगार गौरी की पूजा की अनुमति मांगी गई है। साथ ही परिषद में मौजूद विग्रहों की सुरक्षा की मांग की गई है। दूसरा केस भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान से जुड़ा है। इस केस में ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है। ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की पूजा की अनुमति मांगी गई है। एक याचिका स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से दायर की गई थी। इस याचिका में कथित शिवलिंग के पूजा पाठ और राग भोग करने की इजाजत मांगी गई है। चौथा मामला श्रृंगार गौरी केस में याचिकाकर्ता लक्ष्मी देवी की एक और याचिका से जुड़ा है। इस याचिका में मां गंगा की पूजा का अधिकार मांगा गया था। मां गंगा की पूजा के अधिकार का मामला भी ज्ञानवापी परिसर से जुड़ा है। 5वें मामले में ज्ञानवापी परिसर में मौजूद नंदी महाराज की पूजा की इजाजत मांगी गई। नंदी महाराज की पूजा के अधिकार के लिए सितेंद्र चौधरी ने याचिका लगाई थी। छठा मामला ज्ञानवापी परिसर में पूजा का अधिकार देने को लेकर है। इस मामले में सत्यम त्रिपाठी याचिका करता है, जबकि 7वां केस वकील रंजना अग्निहोत्री की ओर से दायर किया गया था। रंजना अग्निहोत्री की याचिका में भी श्रृंगार गौरी की पूजा का अधिकार देने की मांग की गई है। अगर इन सारे ही मामलों को देखें तो सभी केस ज्ञानवापी परिसर से जुड़े हैं और कहीं न कहीं मांग मालिकाना हक की है। ऐसे में जिला अदालत ने सभी को एक साथ सुनने का फैसला लिया है। कोर्ट ने सभी मामलों को याचिकाकर्ता राखी सिंह से जुड़े ज्ञानवापी परिसर के कमीशन सर्वे वाले केस से जोड़ा है। बहुत बड़ा दिन है और उस सोच, जो जयचंद जैसी सोच रखते थे, जो अपने पक्ष के थे लेकिन सोच उनकी जयचंदों वाली थी, उनके मुख पे एक बहुत बड़ा करारा तमाचा लगा है और ये सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की एक तरह से विजय है। हालांकि अब जब जिला अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है
तो राखी सिंह से जुड़े विश्व वैदिक सनातन संघ ने जिला अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। देखिए, अभी जो फैसला आया है न्यायालय का फैसला है, जिसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि न्यायालय पर किसी भी तरह की टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होता है। लेकिन आप भी जानते हैं और पूरा हिंदू समाज भी जानता है, आज के तारीख में जितने 7 मुकदमे हैं, ये सब मुकदमे विश्व वैदिक सनातन संघ द्वारा ही दायर किए गए थे और अलग अलग उद्देश्यों को लेकर दायर किए गए थे, जिनकी प्रेयर अलग अलग हैं, जिनकी संभावनाएं अलग अलग हैं। साफ है कि जिला अदालत के फैसले पर अब हिंदू पक्ष भटा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले विश्व वैदिक सनातन संघ ने कथित शिवलिंग की जांच की मांग वाली याचिका का भी विरोध किया था। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नवीन पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया में थे। वहां के सिडनी से उन्होंने न्यू इंडिया की शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन किया। पीएम मोदी जब 20,000 हिंदुस्तानियों के बीच पहुंचे तो वहां का माहौल देखकर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी नरेंद्र मोदी को बॉस कहने से खुद को नहीं रोका। पीएम मोदी ने सिडनी में लखनऊ की चाट से लेकर जयपुर की जलेबी तक का जिक्र किया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत हुआ और हर एक पल दुनिया ने न्यू इंडिया की झलक देखी। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए ऑस्ट्रेलिया का आसमान भारत के सामने सम्मान के साथ झुक गया। सिडनी के स्टेडियम में पीएम मोदी और मेजबान एंथनी अल्बनीज का स्वागत भारतीय तरीके से किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पुजारियों ने दोनों नेताओं को टीका लगाया। ऑस्ट्रेलिया समेत पूरी दुनिया के लोग पीएम मोदी की लोकप्रियता को अपनी आंखों से देख रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने मोदी को बॉस कहकर संबोधित किया। Mr. Modi is the boss. Prime Minister Modi is the boss. उसके बाद बारी थी पीएम मोदी की। उन्होंने नमस्ते वाली भारतीय संस्कृति के साथ भाषण की शुरुआत की और हिंदुस्तान की झलक को सिडनी में मौजूद लोगों की आंखों के सामने उतार दिया। नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3D पर आधारित है। डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3E पर आधारित है। एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन। बहरहाल बात तो चुभेगी में आज इतना है। दीजिए इजाजत, नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।